हेलो एंड वेलकम टू जेनेक्स आईएएस। कल के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि रिजर्वेशन क्या होता है। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को बहुत डिटेल में देखा गया है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 और इंदिरा स्वानी जजमेंट तक हम पहुंच चुके थे, है ना बेटा। ये लेक्चर आपके लिए आपके प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर, आप जितनी भी प्रिपरेशन करेंगे आज तक, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक हम इन्हीं लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं, है ना। तो समझना काफी बार मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए, बट आई एक्सपेक्ट कि अगर आपको जब भी टफ लगे आप मल्टीपल क्वेश्चन पूछिए, है ना। क्वेश्चंस पूछिए, क्वेश्चन पूछ के डाउट को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। एंड यस, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी काम होता है, प्लीज डू नॉट कॉल ऑन माय पर्सनल नंबर। इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आपको ऑफिशियल नंबर इसलिए दिया जाता है कि आप उस पर कॉल करेंगे। आप लोग पूरे दिन मुझे फोन करोगे तो मैं कैसे डील कर पाऊंगा भाई, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कॉल आते हैं ना। इसलिए मैं पहले हर बच्चे को एडमिशन समय पे ऑफिशियल नंबर देता हूँ, आप उससे बात कीजिए। मेरा पर्सनल नंबर आपके पास इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होता है। मान लीजिए आपको कभी कोई तकलीफ है, कुछ नहीं आ रहा, तो आप पूछ सकते हैं उस पर, है ना। बाकी जनरल कम्युनिकेशन के लिए ऑफिशियल नंबर है, प्लीज कॉल ऑन दैट नंबर। कैन वी स्टार्ट? ऑलराइट। कल का, हाँ बेटा, वो आएगा बेटा आर्टिकल 21 में, डोंट वरी, है ना। कल के लेक्चर को 5 मिनट पहले रिवाइज कर लेते हैं। अगर कल का आपको याद हो तो हमने स्टार्ट किया था रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। हमने एजुकेशन में रिजर्वेशन की बात की, हमने बहुत सारे जजमेंट्स को देखा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था श्रीमती चंपकम दोराईराजन ऑफ 1951, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इंदिरा स्वानी जजमेंट, जहां पे ओबीसी के रिजर्वेशन की बात थी कि अदर बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन मिलना चाहिए या रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। इंदिरा स्वानी जजमेंट का कुछ क्रक्स आज हम लेके उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप सभी को याद हो तो इंदिरा स्वानी जजमेंट में सबसे पहले बात यह कही गई थी, क्या ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इंदिरा स्वानी जजमेंट ने कहा कि एब्सोल्युटली मिलना चाहिए। आर्टिकल 16 में हमें ये अलाउड है, ठीक है। यहां पे दो प्रिंसिपल अप्लाई किए गए थे, वो प्रिंसिपल बहुत ध्यान से सुनेगा आप लोग। पहला है क्लास लेजिस्लेशन। बेटा इस टॉपिक से बहुत सारे मेंस में क्वेश्चन बने हुए हैं अबाउट क्लास लेजिस्लेशन। और हमारा दूसरा टॉपिक होता है लेजिस्लेशन ऑफ क्लास, ठीक है। व्हाट इज क्लास लेजिस्लेशन? अब देखिए ये दोनों ना मेरा प्रिंसिपल्स हैं, तो इसे आप कभी भी हिंदी या गुजराती में मत लिखना आपके आंसर में। जब भी हम कोई प्रिंसिपल पढ़ते हैं उसे हिंदी या गुजराती में नहीं लिखा जाता, उसे हमेशा उसके ही लैंग्वेज में लिखा जाता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ। ऑलराइट, व्हाट इज क्लास लेजिस्लेशन? अगर लॉ बनाने की प्रोसेस में किसी को प्रिविलेज दिया जाए, कुछ ज्यादा दिया जाए जो वो डिजर्व नहीं करता। लेट्स टेक सर्टेन एग्जांपल। मान लीजिए हम इंस्टीट्यूट के लिए कोई लॉ बना रहे हैं और हम कह दें कि इस क्लास में जितने बच्चे व्हाइट स्किन के हैं, क्योंकि ब्रिटिश के सारे लॉ ऐसे ही बनते थे, व्हाइट एंड ब्लैक, जितने बच्चे व्हाइट स्किन के हैं उन सभी बच्चों को हम अलाउ करेंगे लेक्चर में कोई 50 क्वेश्चन पूछना, ठीक है। और जो बच्चे ब्लैक स्किन के हैं उनको हम खाली 25 क्वेश्चन अलाउ करेंगे। यहां पे हमने एक डिस्टिंक्शन क्रिएट किया, एक लाइन ड्रॉ की, बट बेसिस ऑफ लाइन क्या था? किसी पिछड़े आदमी को आगे लाना था? क्या किसी के साथ कुछ गलत हुआ है उसे सुधारना है? नहीं, यहां पे किसी एक क्लास को स्पेशल प्रिविलेज देने की बात हो रही है। प्लीज ट्राई टू अगेन एक्सप्लेन, आई ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन, समझने की कोशिश करना, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा। हमें पता है ब्रिटिश टाइम पे बहुत सारे स्पेशल लेजिस्लेशन थे, इवन बिफोर ब्रिटिश टाइम। जैसे मनुस्मृति कहती है कि अगर कोई ब्राह्मण वर्ग से आ रहा है तो उसे कुछ कम सजाएं मिलेंगी फॉर एवरी सिन ही कमिट। कोई शूद्र से आ रहा है, जैसे किसी शूद्र ने चोरी की है तो उसे फांसी की सजा थी। कोई ब्राह्मण चोरी कर रहा है तो उसे कोई सजा नहीं थी। इंडिया में ब्रह्म हत्या अलाउड ही नहीं थी फॉर एनी क्राइम। किसी भी क्राइम के लिए अगर किसी ब्राह्मण को फांसी दिया जाए वो रूल में ही नहीं है। यहां पे किसी हिस्टोरिकल इनजस्टिस को हम सुधार नहीं रहे, कोई गलती नहीं सुधार रहे, उल्टा हम क्या कर रहे हैं, किसी को फायदा पहुंचा रहे, प्रिविलेज दे रहे हैं। किसी ग्रुप ऑफ क्लास को लॉ बनाकर बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है, बट दैट ग्रुप ऑफ क्लास इज नॉट अ डिप्रेस्ड क्लास। दैट ग्रुप ऑफ क्लास इज एक्चुअली
अ हायर क्लास, है ना। इसे कहा जाता है क्लास लेजिस्लेशन। क्लास लेजिस्लेशन इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट जो किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी में अलाउड नहीं है। किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी में आप कहते हो कि लॉ की नजर में कोई ऊपर या कोई नीचे नहीं होता, लॉ की नजर में सभी इक्वल है। Am I clear or not? पक्का। इसे कहा गया है क्लास लेजिस्लेशन। द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज लेजिस्लेशन ऑफ क्लास। यह कहता है कि अगर किसी कम्युनिटी के साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुई है, जैसे इंडिया की बात करें तो SC, ST, OBC कम्युनिटी, इनके बेसिक राइट्स को छीना गया था पहले से ही। अगर हमें इन्हें ऊपर लाने के लिए कुछ करना है, या ऊपर से लेट्स सपोज विमेन के इंपावरमेंट के लिए कुछ करना है, क्योंकि महिलाएं पहले से पीछे थी इंडिया में, पैट्रियार्की की वजह से उनके अधिकारों को हमेशा छीना गया था। चिल्ड्रन के लिए कुछ करना है, तो ये किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी में एब्सोल्युटली अलाउड है, क्योंकि ये आता है अफर्मेटिव एक्शन के अंदर। मतलब स्टेट कुछ अच्छा करना चाहता है जो पहले बुरा था। इसे कहा जाता है लेजिस्लेशन ऑफ क्लास। एम आई क्लियर? लेजिस्लेशन ऑफ क्लास यही वो कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे पूरा रिजर्वेशन सिस्टम टिका हुआ है। जो आज हम आरक्षण देखते हैं, आरक्षण का प्राइमरी सिस्टम ये है लेजिस्लेशन ऑफ क्लास। ठीक है, बट किस बेस पे आप वो क्लासिफाई करोगे? अगर मैं इस क्लास की बात करूं, मैं इस क्लास के लिए कुछ रूल बनाना हो, तो इक्वालिटी ये कहती है कि सभी के लिए सेम रूल होना चाहिए। Am I right or wrong? बट अगर सर्कमटेंसेस देखें तो सभी के सेम सर्कमटेंसेस नहीं है, तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शन हमें देना पड़ेगा, है ना। और वो जो एक्सेप्शन एक्स्ट्रा आपने दिया है वो क्लास लेजिस्लेशन है। बट द थिंग इज ऑन व्हाट बेसिस यू विल प्रोवाइड। तो हमने कहा था कि अगर लेजिस्लेशन ऑफ क्लास करना है, आपको किसी एक ग्रुप को अलग निकालना है, उसे कुछ स्पेशल प्रोवाइड करना है, फॉर दैट दिस मस्ट बी बेस्ड ऑन रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन विवेकपूर्ण होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। बिना रीजनेबल क्लासिफिकेशन के यू कैन नॉट एक्सक्लूड और इंक्लूड एनीवन। अब क्वेश्चन ये आता है कि रीजनेबलनेस कहां से पता चलेगी? व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस? क्या विवेकपूर्ण है और क्या नहीं है? इसके लिए हमने कहा कि लुक, अगर आप इस पे एक डॉक्ट्रिन अप्लाई करें जिसे कहते हैं इंटेंजिबल डिफरेंशिया। इंटेंजिबल डिफरेंशिया इसके बेसिस पे होना चाहिए। मतलब जो भी आप लाइन बना रहे हो डिफरेंशिएशन की, वो लाइन किसी वैलिड इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट पे बेस होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि SC या ST को रिजर्वेशन देना है, उसका पर्पस यह है क्योंकि ST SC 2000 सालों से हिस्टोरिकली पीछे थे, है ना। तो ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया हुआ। इस डिफरेंशिया के बेस पे हमने किया रीजनेबल क्लासिफिकेशन। हमने दो ग्रुप बना दिए, एक अपर ग्रुप, एक डिप्रेस्ड ग्रुप। ठीक है, और उस ग्रुप में जो डिप्रेस्ड ग्रुप था उसके लिए किया हमने लेजिस्लेशन ऑफ क्लास। लेट मी एक्सप्लेन अगेन, आप थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। इंडिया में एक एक्ट है, द ST-SC प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। ठीक है, ये एक्ट क्या कहता है कि मान लीजिए याची और गौरी के बीच मारामारी हो रही है, कोई झगड़ा हो रहा है, सामान्य सा झगड़ा हो रहा है, और दोनों ओपन क्लास से हैं। तो इसका एक सिंपल सा क्राइम होगा, दोनों को जेल ले जाया जाए, पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा, समझा के वापस भेज देंगे, या जो भी फाइन होगा वो इंपोज करेंगे। बट अगर सेम टाइम पे याची SC से बिलोंग करती है और गौरी ओपन जनरल से बिलोंग कर रही है, तो लॉज बदल जाएंगे। अब गौरी को 7 साल तक की जेल हो सकती है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक ही लॉ का दो इंप्लीमेंटेशन। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। इंडिया में रेप अगर हो रहा है, द पनिशमेंट इज अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट 20 ईयर्स। भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से 20 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट होता है। ठीक है, बट अगर रेप हो रहा है, वो SC या ST कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो सजा बदल जाएगी। तो पनिशमेंट विल बी हैंग टिल डेथ, फांसी की सजा। एक ही क्राइम के लिए दो सजा अलग अलग कम्युनिटीज को। यस, बिकॉज दिस इज लेजिस्लेशन ऑफ क्लास। किसी एक स्पेशल क्लास को
प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमने ये देखा कि हमारे समाज में एसटी और एससी के खिलाफ एट्रोसिटीज बढ़ रही थी, इनके खिलाफ नफरत बढ़ रही थी, तो प्रोटेक्ट करना जरूरी था, तो हमने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाया है। इट इज नॉट अगेंस्ट इक्वालिटी, इसे लेजिस्लेशन ऑफ क्लास कहते हैं। ठीक है बेटा जी, इन सारे प्रिंसिपल के बेस पे इंदिरा स्वानी में जजमेंट दिया गया कि 27% रिजर्वेशन इज एब्सोल्युटली वैलिड बिकॉज इट इज अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बट अगर आप देखें एससी और एसटी इंडिया में सोशली बैकवर्ड थे, इनका शोषण समाज की वजह से हुआ है, नॉट ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस। अगर कोई एससी कम्युनिटी से आ रहा है, अगर वो बहुत सारा पैसा कमाता है, इज ए वेरी रिच, स्टिल उसे ओपन जैसी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कास्ट के बेसिस पे डिफरेंशिएशन किया गया है ना। बट सेम टाइम पे जो ओबीसी डिफरेंशिएशन था, इसका प्राइमरी जो रीजन इट इज नॉट कास्ट, इट इज एक्चुअली सोशियो एंड इकोनॉमिक। इसीलिए जब इकोनॉमिक एक रीजन बन रहा है आपके बैकवर्डनेस डिसाइड करने का, तो जो लोग इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, जिसके पास बहुत सारा पैसा है ओबीसी कैटेगरी में, उन्हें निकाल देते हैं रिजर्वेशन से, उन्हें रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है ना। इसीलिए इंदिरा स्वानी जजमेंट में कहा गया नो डाउट 27% फॉर ओबीसी वी आर अलाउइंग, बट इन दिस सिनेरियो यू मस्ट एक्सक्लूड दोज हु आर वेल ऑफ, जो बहुत कमाए हुए हैं, जिसके पास बहुत पैसा है, उसको निकाल दो। और उससे हमने कहा द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। इसलिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लेने जाना पड़ता है, नॉन क्रीमी लेयर का। अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आपको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट के ग्राउंड्स क्या रखे हैं? अकॉर्डिंग टू 2008 नोटिफिकेशन, कोई ऐसा इंसान जिसकी एनुअल इनकम 8 लाख से ज्यादा ना हो, 5 एकड़ से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड ना हो, अर्बन हाउसिंग क्राइटेरिया है कि घर इतना होना चाहिए, ये सारे के सारे इकोनॉमिक क्राइटेरिया है ना। ध्यान से समझिए मेरी बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं बेटा, आगे जाके बड़ा न्यू आज काम आएगा इस लेक्चर में। हमारा पहला लेक्चर 10:30 का तक होने वाला है, फिर हम ब्रेक लेंगे, फिर हम अगेन कंटिन्यू करेंगे 12 साढ़े 12 तक, इसलिए बहुत ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड एससी या एसटी में देयर इज नो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, इसलिए एससी या एसटी क्लास का कैटेगरी का स्टूडेंट कोई नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए उसे खाली एक सर्टिफिकेट चाहिए कि वो एससी या एसटी से है, जबकि ओबीसी बच्चे को 2 चाहिए, ओबीसी एंड नॉन क्रीमी लेयर, क्योंकि ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंदिरा स्वानी जजमेंट से आया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें जिसके पास पैसा ज्यादा है उससे एक्सक्लूड दो, उसे रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, कंसिडर देम एज ओपन। जैसे कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ है, तो प्रेसिडेंट का बेटा है, मान लीजिए प्रेसिडेंट खुद ओबीसी कैटेगरी से आए और प्रेसिडेंट का बेटा है, तो उसे रिजर्वेशन नहीं चाहिए भाई। चीफ कमिश्नर का बेटा है, क्या करेगा रिजर्वेशन का? ओबीसी में निकाल रहे हैं, बट इन दिस ऑन द सेम टाइम अगर एससी कैटेगरी का राष्ट्रपति है, जैसे अभी हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी है, अगर द्रौपदी मुर्मू जी जो एसटी कैटेगरी से आ रही है, वो राष्ट्रपति है, फिर भी उसके बेटे को रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट मिलेगा, सारे बेनिफिट मिलेंगे रिजर्वेशन के। ठीक है बेटा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अंडरस्टैंड बहुत टफ है, आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड कंसर्न कि बच्चे क्यों सर ये सब क्या पढ़ा रहे हो सर, बट जिस फील्ड में आप तैयारी करना चाहते हो उस फील्ड में इस लेवल की डिफिकल्टीज मैंडेटरी है। यू वांट टू बी एन ऑफिसर, नॉट अ कांस्टेबल और पीएसआई और समथिंग, और जब ऑफिसर बनना है तो आपका लेवल ये होना चाहिए, क्योंकि आप तभी मीन्स के क्वेश्चन को समझ पाओगे, लिख पाओगे, बाकी सब ऊपर से निकल जाएगा। यहां तो अगर इजी पढ़ा दूं तो यहां आपको बड़ी मजा आएगी। जैसे मैं आपको कहता हूं इंदिरा स्वानी जजमेंट में ओबीसी रिजर्वेशन अलाउ कर दिया, सब खुश, वाओ कितना इजी है, हम तो समझ गए, बट वहां से एग्जाम क्लियर नहीं हो रही। यही रीजन है 500 के बैच लेके बैठे हैं गुजरात में कोचिंग वाले, 500 550, पास 5 नहीं हो रहे, मेरे बच्चे चोरी करके ले जाते हैं हर बार, इतनी मेहनत से मैं पास कराता हूं, फोटो लगा लेते हैं। क्यों चोरी करना पड़ा है? क्योंकि खुद की औकात नहीं है पढ़ाने की सर, बच्चों को पढ़ाते कुछ और, एग्जाम में कुछ और पूछा जा रहा है। आई वांट कि हम थोड़ा ढंग से पढ़ लें, थोड़ा डिफिकल्टी लगेगी, आई अंडरस्टैंड, जब मैं पहली बार पढ़ा था मुझे बहुत टफ लगा था। क्वेश्चन पूछिए, डिस्कशन कीजिए, सॉल्यूशन लाते हैं, बट प्रिपरेशन इसी बेस का करना है बेटा, नहीं तो एग्जाम नहीं पास कर पाओगे आप। आई कैन एश्योर यू वन थिंग, आफ्टर दीज लेक्चर्स आप यूपीएससी दीजिए, जीपीएससी दीजिए, एसटीआई दीजिए, पीएसआई दीजिए, दुनिया की सारी एग्जाम्स कवर हो जाती है, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन है इन दिस फील्ड, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना। और आपकी बुक्स में इसका 10% भी नहीं हो, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा।
आपने लक्ष्मीकांत रीड कर लिया है, आर्टिकल 14 के आधा पैराग्राफ लिखा था और हमने 1.5 घंटे का लेक्चर लिया है। हमने लगभग 20 पेज लिखे और जो आपकी लक्ष्मीकांत आधे पैराग्राफ में खत्म कर दी थी। इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए, जहां डिफिकल्ट लगे डोंट वरी, आस्क मी, ठीक है, मिलकर डिस्कस करेंगे। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा ध्यान से समझिए बेटा। सेकंड, इंदिरा स्वानी जजमेंट में कहा गया कि नो डाउट आप एंट्री लेवल पे रिजर्वेशन दे दो, मतलब जब एग्जाम हो रही है, पहली बार जॉब है, तो एंट्री लेवल रिजर्वेशन अलाउ कर दिया, ठीक है। लेट्स सपोज 2 लोग एक साथ पीएसआई के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, और पीएसआई के एग्जाम में एक एससी कैटेगरी का बच्चा है, एक ओपन का है। एससी का बच्चा सेलेक्ट होता है क्योंकि वो एससी कैटेगरी से, उसे रिजर्वेशन मिला, ठीक है। चलिए, ही बिकेम पीएसआई। अब इन्हीं के लेवल पे बहुत सारे अदर पीएसआईज भी होंगे जो ओपन कैटेगरी के रहे होंगे, तो पीएसआई को जब पीआई में प्रमोट करना है तो क्या प्रमोशन में भी रिजर्वेशन आएगा? इंदिरा स्वानी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली इस चीज को डिनाई कर दिया कि नहीं, एंट्री लेवल में अलाउड, कोई इशू नहीं है, बट फॉर प्रमोशन देयर विल बी नो रिजर्वेशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लास ऑफ लेजिस्लेशन एंट्री लेवल की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, रिजर्वेशन के लिए ना बोल रहा है, ठीक है। यहीं से हमारा आज का मेन डिबेट चालू होगा। देन फोर्थ, इंदिरा स्वानी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और कही गई थी कि रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50% कैप। ऐसा ना हो कि 50% ज्यादा सीट आपने रिजर्व कर दी, है ना, तो यहां 50% का कैप लगाया गया था, इस पे रिजर्वेशन पे 50% कैप, ठीक है, जिससे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ही ब्रेक कर सकते हो, बाकी ब्रेक नहीं कर सकते। यहां भी कुछ कैच है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्हाई दिस 50% कैप? इंदिरा स्वानी जजमेंट में आर्गुमेंट यह दिया गया कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का मानना था कि रिजर्वेशन हमेशा माइनॉरिटी को मिलना चाहिए, और 50% से ज्यादा अगर आरक्षण दे दें तो वो किसका हो गया? मेजॉरिटी का, तो अलाउड ही नहीं होना चाहिए। और रिजर्वेशन हमेशा टेम्पररी होना चाहिए, परमानेंट नहीं। इसलिए 50% कैप की बात इंदिरा स्वानी जजमेंट में की गई, बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट। ऐसा नहीं 50% क्रॉस ही नहीं कर सकते, इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन यू कैन ब्रेक दिस कैप, ठीक है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो 10% था ओपन जनरल कैटेगरी के लिए, उसे इंदिरा स्वानी जजमेंट में डिनाई कर दिया, क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू था और कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी ईडब्ल्यूएस को अलाउ नहीं करता, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। इसीलिए ये 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का स्लैश कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। बट इन सभी के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ब्यूटीफुल बात और कही। उसने कहा देखिए आप रिजर्वेशन दीजिए, कोई बात नहीं, अलाउड है, आरक्षण अलाउड है, बट कहीं इससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ना वीक हो जाए। मैं आपको इस साल का एक रियल टाइम एग्जांपल बताता हूं। नीट की एग्जाम होती है फॉर मेडिकल स्टूडेंट, एमबीबीएस की, एंड प्राइवेट कॉलेजेस में रिजर्व सीट खाली पड़ी रहती है, कोई एडमिशन नहीं ले रहा था। फॉर दैट पर्पज वाज गवर्नमेंट स्लैश द मेरिट टू 0%। अगर आप 0% ला रहे हो फिर भी आप एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हो। अब यहां पे बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज हो रहा है कि आर यू रियली प्लेइंग विद द एफिशिएंसी? एक 0% लाने वाला डॉक्टर कहां से बनेगा एक अच्छा डॉक्टर जो लोगों को ट्रीट कर पाए? सुप्रीम कोर्ट इस चीज को लेकर बहुत कॉशियस थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि रिजर्वेशन के चक्कर में मेरिट ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ही डैमेज हो जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग आर्टिकल में लिखी गई है, दैट इज आर्टिकल 335। आर्टिकल 335 ये चीज क्लियरली कहता है कि एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसमें एक चीज को ध्यान लिया जाए कि कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ना कॉम्प्रोमाइज, इनएफिशिएंट नहीं आने चाहिए। थोड़े कम एफिशिएंट हो तो चलेगा, इनएफिशिएंट ना आ जाए। जैसे कि अगर कोई एग्जाम ली जा रही है, ओपन की मेरिट 80 है और एससी सीट में वैकेंट रहती हैं, तो लोग 0 मार्क्स लाने वाले को भी दे रहे हैं, माइनस लाने वाले को भी एडमिशन दे रहे हैं। हाउ ही कैन बी एन एफिशिएंट पर्सन? ही कैन नॉट, ऑब्वियसली, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इंदिरा स्वानी जजमेंट में आए थे कि एफिशिएंसी को मेंटेन करना है। आर्टिकल 335 विल प्रिवेल इवन आफ्टर रिजर्वेशन, ठीक है।
सबसे बड़ा कंटेशन कहा आया कि आपको पता है इंदिरा स्वानी जजमेंट वॉज ऑफ 1992, बट इससे पहले ही बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्वेशन में प्रमोशन दे रही थी। तो एक बड़ा डेडलॉक क्रिएट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद जिसको पहले प्रमोशन दे दिया, क्या उसका प्रमोशन कैंसिल होगा? कैसे सिस्टम करेंगे? बहुत सारे क्योस क्रिएट हो रहे थे और देश में बहुत सारा ऐसा आंदोलन शुरू हो गया और कुछ रियलिटी चेक भी मिली। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट काइंड ऑफ रियलिटी चेक वी आर टॉकिंग अबाउट। हमें पता है इंडिया की सारी अपर पोस्ट पे कोई ना कोई अपर कास्ट बैठा हुआ है, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, है ना। जब प्रमोशन की बात आती है इनके हाथ में पावर होती है। ये कभी SC या ST कैंडिडेट का नाम रिकमेंड ही नहीं करते, ये हमेशा ओपन जनरल कैंडिडेट का नाम ही रिकमेंड करते थे। तो रिजर्वेशन से एंट्री लेवल पे तो आ गया था, बट वहां पे एक अलग काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन चालू हो गया, एक ऐसा भेदभाव जो कि ऑफिसर्स के साथ भी हो रहा है। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, 90% SC या ST कम्युनिटी के बच्चे जब पास होकर जॉब लेते हैं, दे ट्राई टू हाइड देयर आइडेंटिटी। ये सत्य है, वो अपनी कास्ट नहीं बताना चाहते। अगर लड़का है तो आप देखना मेजॉरिटी केसेस में ओपन जनरल लड़की से शादी कर लेगा, या लड़की है तो ओपन जनरल लड़के से शादी कर लेगी। ये बहुत क्लियर बात है, क्योंकि एट दैट लेवल ऑल्सो दे फील दैट इंफीरियरिटी। वो इम्प्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, प्योर इम्प्योर, वो वहां भी उन्हें फील कराया जाता है कि SC ST इम्प्योर है, ओपन प्योर है। वो तो IAS के साथ ये हो रहा है, आई एम नॉट जोकिंग, ये सत्य हमारे देश में होता है। मैंने खुद ने कितने बार देखा है कि अगर IAS है और उसका चपरासी अगर किसी अपर कास्ट से आ रहा है तो उससे वो रिस्पेक्ट कभी नहीं देगा। इसलिए बड़ा इश्यू चल रहा है ये वाला सर, कि अधिकारी बनने के बाद भी क्या सच में इक्वालिटी आई, इक्वल अपॉर्चुनिटी आई? तो पता चला नहीं आई। इसलिए कहा गया नो डाउट अभी रिजर्वेशन अलाउड नहीं है, ये सब डिस्प्यूट हो गए प्रमोशन। टू सॉल्व दिस डेडलॉक व्हाट पार्लियामेंट डिड, हमारी संसद ने 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर दिया। ठीक है, 77th नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान सुधार। संविधान सुधार का मतलब क्या होता है? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसमें कुछ चेंज किया है। ठीक है, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1996 में, 95 में हुआ था, 96 में इंप्लीमेंट हुआ। इससे पार्लियामेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया। द आर्टिकल वाज 16 सब क्लॉज 4, यहां रिजर्वेशन की बात हो रही थी, इसी में एक ऐड कर दिया A, 16 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज A। ये आर्टिकल कहता है, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं, आर्टिकल तो टफ, कि प्रमोशन में रिजर्वेशन अलाउड है, कोई इशू नहीं। ठीक है, मतलब जो इंदिरा स्वानी का जजमेंट था उसे ओवरटर्न कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रमोशन में रिजर्वेशन अलाउड नहीं है, संसद ने कहा क्यों नहीं है, मैं करता हूं। दे चेंज द कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे काम करती है, इसलिए पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल रहा, इशू ही खत्म। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट inserted a new article, Article 16 subclause 4 subclause A, which says promotion in reservation, reservation in promotion will be allowed, but listen to me very carefully, यहीं पे 99% बच्चे गलती कर रहे हैं। Only for SC and ST community, it was not allowed for OBC community। अगर आप बहुत ध्यान से उस आर्टिकल को पढ़ें तो आपको पता चलेगा सिर्फ SC ST कम्युनिटी के लिए, आज भी OBC कम्युनिटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ST SC को मिलता है ओनली। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ठीक है, अब आपको पता है कि जैसे ऐसा कोई लॉ बनेगा तुरंत सुप्रीम कोर्ट चैलेंज हो जाएगा कि भाई साहब आपने मना किया था फिर भी इन्होंने बना लिया, है ना। इसलिए बहुत फेमस केस है इंडिया का M नागराज केस। ये सारे केस आपको ऐसे रटे होने चाहिए, रात में कोई थप्पड़ मार के उठाए तो भी याद आ जाए, हाँ M नागराज रिपीटेडली पूछे गए हैं एग्जाम में केस, और M नागराज जजमेंट के 20 साल हो गए, इसलिए ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ये केस आया 2006 में, अगेंस्ट सेम क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने रेज किया गया। माय लॉर्ड, इंदिरा स्वानी जजमेंट में, बेटा आगर जो बढ़ने यार, एक रिक्वेस्ट आप सबसे, पूरे लेक्चर में आप यहाँ वहाँ मुझे देखिए ना, यहाँ पढ़िए,
आप जिस फील्ड में आए हो उसकी सीरियसनेस समझिए। यहाँ बहुत पढ़ने के बाद भी लोग कुछ नहीं कर पाते, है ना। ध्यान पूरा यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है बेटा। और जिसको देखना मैं क्लास के बाद भेजूंगा, आराम से बैठ के देखना। डन। इंदिरा स्वानी जजमेंट में देखो मेरा पूरा फ्लो ब्रेक हो जाता है यार। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा। पार्लियामेंट चेंज कर दी थी 77 अमेंडमेंट से कि होगा। अब होगा कि नहीं होगा, यही क्वेश्चन पूछा गया एम नागराजन जजमेंट में। एम नागराजन 2006 में आया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिचुएशंस बदल चुकी थी, जजेस बदल चुके थे। दिस टाइम सुप्रीम कोर्ट अलाउड रिजर्वेशन इन प्रमोशन। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इन एम नागराजन जजमेंट अलाउड, मतलब 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो भी लिखा था वो सब वैलिड माना गया। ठीक है, इसको इस भाषा में लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज अपहेल्ड। हम कहते हैं उसे मान्य ठहराया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है, क्योंकि प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा कि रिजर्वेशन अलाउ किया है, वहां बोलेगा अपहेल्ड किया या नहीं किया। यस, अपहेल्ड किया, मान्य ठहराया, बट विथ लॉट ऑफ हिडन क्लॉज। इतना इजीली नहीं, बहुत कुछ छुपा हुआ है। देखिए नागराजन जजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या बात कही गई थी। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, जो लेजिस्लेशन ऑफ क्लास क्रिएट कर रहे हो, उसका रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए इंटेलिजेंट डिफरेंशिया पे बेस पे। वो इंटेलिजेंट डिफरेंशिया क्या है, किस बेसिस पे आप क्लासिफाई कर रहे हो? सबसे पहला आपको बैकवर्डनेस शो करनी पड़ेगी। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि कोई पिछड़ा है या पिछड़ा नहीं है, विथ एडिक्वेट डेटा। अभी अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग टास्क है सर, किसी को बैकवर्ड कैसे शो कर सकते हैं और उसका डेटा कहां से लाएंगे? पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सॉरी, दिखाना तो पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दें, यू हैव टू शो अस डेटा कि ये कम्युनिटी अभी भी बैकवर्ड है, एंड दैट टू एडुकेट डेटा के साथ। ऐसे नहीं आप आके मुझे बोल दो बैकवर्ड है, मुझे डेटा चाहिए, किस बेसिस पे आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो बैकवर्डनेस प्रूव करना पड़ेगा, सबसे पहला चैलेंज। सेकंड चैलेंज, चलो आपने बैकवर्डनेस प्रूव कर दी कि कम्युनिटी बैकवर्ड है, अब प्रूव करो कि इस कम्युनिटी का गवर्नमेंट जॉब में या हायर पोस्ट में रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। क्योंकि अगर आप रिजर्वेशन देना चाहते हो उसका रीजन होना चाहिए ना भाई कि ये लोग नहीं है इसलिए देना है। सो अस द एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। जब तक आप एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे कि वो इनएडिक्वेटली है, मतलब उनको योग्य स्थान नहीं मिल रहा है, ये प्रूव करो, योग्य डेटा लाओ, and by using that data we will consider कि whether providing reservation is good or bad. I hope you guys understood what I'm trying to explain. मैडम समझ में आया? क्या नाम है बेटा आपका? दिव्या। पूरा नाम? बराबर। तो हिंदी मीडियम में क्यों तैयारी करनी है फिर? गुजराती छो ना, तो गुजराती में શું વાંધો છે? એટલે આમાં વધારે સમજ પડે એવું છે? कोई વાંધો नहीं, ये तो तुम्हारी चॉइस है जे मीडियम में करવું હોય। जनरली मैं ये एडवाइस देता हूँ जिस बच्चे के जो मदर टंग है उसमें तैयारी करना चाहिए। वेरी सिंपल रीजन कि जब मेंस लिखने की बारी आती है बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। गौरी से पूछो, गौरी को अच्छा एक्सपीरियंस है, गौरी ने हिंदी मीडियम में तैयारी की। अब तकलीफ वाले इंग्लिश में मेंस लिखे, गुजराती में लिखे या हिंदी में लिखे। मीन्स सबसे बड़ी गेम होती है, और मेंस की गेम में हमेशा वो लैंग्वेज चूज करनी चाहिए जो हमारी मदर टंग हो, क्योंकि जब अपने शब्दों को एक्सप्रेस करना पड़ता है तो हम अपनी मदर टंग में ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। अब जो बच्चे नॉन गुजराती हैं, बाहर से हैं, उनके लिए गुजराती लिखना है द टफेस्ट टास्क, वो अपना एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए वो तो अपने अपने बच्चों का चॉइस है जिस पे करना हो। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मान लीजिए इस कम्युनिटी में अपर जॉब्स में इस कम्युनिटी का 1% लोग है, 2% लोग है, जबकि पॉपुलेशन में 10%। तो आप दिखाओ कि देखो 10% पॉपुलेशन का 1% बच्चा मतलब नॉन एडिक्वेट है, योग्य तरह से इसको रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। राइट, ये आपको सेकंड क्राइटेरिया शो करना है। और इसके साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप हमें यह भी बताओगे कि आप आर्टिकल 335 को भी अपहेल्ड कर रहे हो। मतलब
आप एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। आप ये जो प्रमोशन दोगे इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इश्यू नहीं आएगा, ये भी आप हमें लिख के बताइए विथ एडिक्वेट डेटा। मतलब गवर्नमेंट पे इतना बर्डन डाल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि लो तुमको चाहिए था ना, दे दो रिजर्वेशन, दे के तो दिखाओ। इतनी क्राइटेरिया लगाएंगे कि तुम दे ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो? स्मार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सारी क्राइटेरिया इंपोज कर दिए इन एम नागराजन जजमेंट। और एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस समय हमारे सामने, जो इससे थोड़ी देर पहले ही सॉल्व हुआ है। अब वो चैलेंज क्या था? बैकलॉग वैकेंसीज। नाउ व्हाट इज बैकलॉग वैकेंसी? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको कुछ मैथ से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए किसी साल 100 सीट्स आई हैं, इस बार जीपीएससी में इतनी आई है, बहुत कम सीट है अप्रैल में, 100 सीट्स है, ठीक है। 100 में से अगर 50 सीट रिजर्व्ड है एसटी, एससी, ओबीसी सभी सेक्शंस के लिए, एज वी नो 50 से ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि इंदिरा स्वानी ने मना किया हुआ है। 50% रिजर्व था, बट ड्यू टू सर्कमटेंसेस 50 में से 20 सीट कोई एससी या एसटी बच्चा क्वालिफाई ही नहीं कर पाया, इट रिमेन्ड वैकेंट। आपको लगता है सर ऐसा होता होगा? होता है। लाखों सीट हर साल इंडिया में वैकेंट जा रही है जिसको कोई फिल नहीं कर पा रहा। बहुत खराब हालत है, क्योंकि जो मेरिट टच होने चाहिए नहीं। लास्ट ईयर पीएसआई में जो अपने एक्स रिटायर्ड सर्विसमैन होते हैं उनकी सीट वैकेंट रहेगी, कोई क्वालिफाई ही नहीं कर पाया मार्क्स। सर बैठे पूछिए सर से। हाँ, 1000 की वैकेंसी में 27 बच्चे पास हो रहे हैं, बाकी सब वैकेंट रहेगा कोई, क्योंकि वो बेंचमार्क ही कोई क्रॉस नहीं कर पा रहा। ऐसा होता है, बहुत सारी सीट्स वैकेंट रहती हैं। अब समझना, इस साल 20 सीट वैकेंट लगी है। लेट्स सपोज नेक्स्ट ईयर फिर से 100 सीट आ रही है, 100 में से 50 रिजर्व होनी चाहिए क्योंकि इंदिरा स्वानी ने कहा था। अब ये जो पिछले साल की 20 सीट्स थी, इनका क्या किया जाए? अगर इन्हें टोटल वैकेंसी में काउंट कर लें तो टोटल वैकेंसी हो गई 120 और रिजर्व कितना हो गया? 60। अब 50% मार्क की वजह से, है ना? क्यों? क्योंकि अगर आप इस 20 को इस 50 में जोड़ देते तो 70 हो जाता, तो इंदिरा स्वानी का जजमेंट कैंसिल, क्योंकि इंदिरा स्वानी करता है 50% से ज्यादा रिविजन हो ही नहीं सकता। तो बैकलॉग, जो लास्ट ईयर की बैकलॉग वैकेंसी थी, अगर उससे इस साल की रिजर्व्ड कैटेगरी में आप काउंट करोगे तो 50% का कोटा क्रॉस हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही बेटा कि टफ लग रहा है? किसी को टफ लगा ज्यादा? सच बताना, पक्का? भूमि जी पक्का ना बेटा? अगर इस 20 को एज इट इज रिजर्व कैटेगरी में जोड़ दो तो ये 70 हो जाएगा। और इंदिरा स्वानी कह रहा है कि 100 में से मैक्सिमम 50 रिजर्वेशन, 50%, तो 20 तो कैंसिल हो जाएगा ना फिर। तो गवर्नमेंट क्या करती थी? गवर्नमेंट इस 20 को पूरे में ज्वाइन कर लेती थी और 120 में से 60% रिजर्वेशन दे देती थी। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, इसीलिए हमने आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर दिया। ये सब याद रखना, मजाक की बात नहीं, सब प्रीलिम्स आंसर जबरदस्त पूछा जाता है। 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इससे एक नया आर्टिकल इंसर्ट हुआ। आर्टिकल वाज 16 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज बी। 16 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज बी। 16 सब क्लॉज 4 कल मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है ना? सब क्लॉज बी क्या कहता है? ये कहता है कि जितनी भी बैकलॉग वैकेंसीज है उससे नेक्स्ट ईयर में जब ऐड करेंगे तो वो इंदिरा स्वानी जजमेंट में नहीं माना जाएगा। मतलब इस साल की तो 50 वैकेंसी ही मानी जाएगी, इससे लास्ट ईयर की वैकेंसी करके ही हम फिल करने वाले हैं। वो 20 एसटी एससी को ही मिलेगी अगर उनकी वैकेंसी थी, तो उसमें 50% रूल अप्लाई नहीं होगा। इसे कहा गया द रूल ऑफ कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड रूल, ये कैरी फॉरवर्ड होगी सीट, वो बैकलॉग सीट नहीं रह जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो रिजर्वेशन में कैरी फॉरवर्ड का रूल आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज बी इंसर्टेड वाया 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है? तो अगर करंट सिचुएशन आपसे कोई पूछे क्या इंडिया में प्रमोशन में रिजर्वेशन है? यस। किस कम्युनिटी के लिए? एसटी एससी ओनली, नो ओबीसी कम्युनिटी। ठीक है? क्या बैकलॉग वैकेंसीज अलाउड है? यस, कैरी फॉरवर्ड रूल अप्लाई होगा। बट क्वेश्चन इज सेम,
हाउ विल गवर्नमेंट प्रूव द बैकवर्डनेस, द एडिक्वेसी, मेरिटोक्रेसी? इसके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस हुआ, जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, जरनाल सिंह केस। जरनाल सिंह केस 2018 का केस है बेटा, सबसे रिसेंट है 2018। गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट को। उनका अच्छा एक बात बताइए, व्हाई वी प्रोवाइड रिजर्वेशन टू एसटी एंड एससी कम्युनिटी? मैडम एससी एसटी को क्यों देते हैं रिजर्वेशन? यस सर, एब्सोल्युटली, क्योंकि माना जाता है कि इंडियन समाज में एसटी एंड एससी इज बैकवर्ड क्लास, जिन्हें हजारों से शोषित किया गया, हजारों सालों से। Am I clear? When you are saying that they are backward, then why you need proof from us कि they are backward? आप ये कह रहे हो कि प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से पहले ये बताओ क्यों बैकवर्ड है। भाई साहब, पहला रिजर्वेशन भी इसीलिए दिया था कि क्यों बैकवर्ड है। अब अगेन क्यों प्रूव करें और कैसे प्रूव करें? आर्ग्यूमेंट कहीं ना कहीं वैलिड लग रही है कि अगर कोई कहता है कि बैकवर्डनेस प्रूव कीजिए, भाई साहब आपने रिजर्वेशन इसलिए दिया था क्योंकि बैकवर्ड है, उसे अगेन एंड अगेन क्यों प्रूव करना? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 341, ये बहुत क्लियरली कहता है कि पार्लियामेंट विल डिसाइड हु इज बैकवर्ड हु इज नॉट, और पार्लियामेंट उसकी एक लिस्ट तैयार करेगी, जो लिस्ट प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है। तो ऑलरेडी हमने बैकवर्ड की लिस्ट बना के एसटी एसटी कमेटी बनाई है, उसमें और कहां से बैकवर्डनेस लेके आए भाई, है ना? और सुप्रीम कोर्ट को ये आर्ग्यूमेंट वैलिड लगी, एंड हेंस इन जरनाल सिंह जजमेंट, वेरी फर्स्ट थिंग, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कैरी फॉरवर्ड रूल। सेकंड, जो बैकवर्डनेस का डेटा देना जरूरी था वो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। उसने कहा ठीक है, अब आपको ऐसा कोई डेटा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टिल जरनाल सिंह, इसमें मैं लिख दूं तो आपको ज्यादा याद रहेगा। नाउ आप लोग मत लिखना बेटा, डेटा इज नॉट रिक्वायर्ड। आज आप लोग लिखना मत, खाली समझ लो, घर जाके दोबारा लेक्चर देख के लिख लेना, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर है। अगर लिखा नहीं गया तो 4-5 घंटे निकल जाएंगे कम से कम। बैकवर्डनेस रिक्वायर्ड नहीं है, नो डेटा रिक्वायर्ड। सेकंड, बट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन अभी भी रिक्वायर्ड है। डेटा के साथ बताओ कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बाद आप प्रमोशन दे सकते हो, ऐसे नहीं दे सकते। और कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट भी कंटिन्यू रहे। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट को ये झंझट खा गया, पर ये झंझट अभी भी है। इसे कहा गया जरनाल सिंह जजमेंट, जो अभी तक कंटिन्यू है, सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट माना जाता है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? पक्का? चलिए, अब इसमें एक और इशू आ गया था। व्हाट वाज दैट इशू? कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, ये और समझना मुश्किल हो जाता है। चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज आई एम एंड मुकेश, हम दो लोग हैं, एंड मी बिलोंग फ्रॉम एससी कैटेगरी एंड द मुकेश ही बिलोंग्स टू ओपन जनरल। ठीक है, ओपन क्यों लिख दिया मैं नालायक, ओपन जनरल। हम दोनों सेम पोजीशन पे हैं, अज्यूम कीजिए हम दोनों एसडीएम हैं। ठीक है, बट मैंने सर्विस मुकेश से 2 साल पहले चालू की थी। आई एम द सीनियर, मुकेश इज जूनियर, है ना? अब क्योंकि प्रमोशन में रिजर्वेशन अलाउड है, तो मुझसे पहले प्रमोट कर दिया गया मुकेश को एसडीएम। ठीक है, एसडीएम से डीएम। ये भाई साहब प्रमोट हो गए क्योंकि रिजर्वेशन था। अच्छा सॉरी, माफ कर दो यार, मुझे प्रमोट कर लो, क्यों नाराज हो जाते तुम लोग? कितने अच्छे बच्चे सब, वो हो ही नहीं सकता, आप ही होंगे। वाह, मैं हो गया प्रमोट, मुकेश भाई रह गए। तो यार सिनेरियो बदल दो, ये सीनियर मैं जूनियर हूं, ठीक है, मेरे से गड़बड़ हो गई। ये 2 साल सीनियर है मुझसे, 2 इयर्स। मैं प्रमोट हो गया, कुछ साल बाद मुकेश भी तो होगा,
लेट्स सपोज 4-5 साल बाद मुकेश प्रमोट हो गया। जब मुकेश यहां प्रमोट होकर आएगा, इस लेवल पर भी उसकी सर्विस मुझसे 2 साल ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि मुझसे 2 साल पहले लगा था। तो जब मुकेश प्रमोट होगा, तो डज मुकेश विल होल्ड हिज सीनियरिटी और नॉट? अब इस लेवल पे सीनियर किससे माना जाएगा? तुम लोग बड़े जजमेंट दे देते हो यार, सुप्रीम कोर्ट का वेट भी नहीं करते। हम बताते ना कौन है, सब जज यहीं बैठे मेरे पास। इतना फास्ट जजमेंट नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का वेट कर लिया करो भाई थोड़ा बहुत। तो, सर आप कर लो अपना, कर लो, बाकी को देखने का जाओगा। अगर इस केस में मुझे सीनियर बना दिया जाए, जो कि पहले जूनियर था, बट ड्यू टू रिजर्वेशन बेनिफिट में सीनियर बना, है ना, अगर मेरी सीनियरिटी को अपहोल्ड किया जाए तो इसे कहेंगे कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। इंडिया में ये चीज अलाउड है, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। अगर कोई रिजर्वेशन की वजह से प्रमोट हो जाता है, जो पहले जूनियर था, और बाद में उसका सीनियर सेम पोस्ट पे आएगा, तो अब ये सीनियर माना जाएगा, बिकॉज ही गॉट प्रमोशन फर्स्ट। आई होप आप मेरी बात समझ पाए हैं। पक्का बेटा जी? आया? पक्का ना? ठीक। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी बहुत डाउटफुल केस था, होगा नहीं होगा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का नो इशू, लेट्स हैव 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हमने फिर से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, और जो 16 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज ए था, जिसमें लिखा गया था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन होगा, उसमें एक और लाइन जोड़ दी कि इट विल ऑल्सो इंक्लूड कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। क्या आप समझ पाए हैं मेरी बात? पक्का? तो अगर कभी भी प्रीलिम्स या मेंस में क्वेश्चन अराइजेस ऑफ रिजर्वेशन या प्रमोशन में रिजर्वेशन का, तो यू हैव टू राइट दोस थिंग्स लाइक इट स्टार्ट्स विथ इंदिरा स्वानी जजमेंट। क्विक रिवीजन करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इट स्टार्ट्स विथ इंदिरा स्वानी जजमेंट, वेयर इंदिरा स्वानी सेज नो, प्रमोशन में रिजर्वेशन अलाउड नहीं है। इट वाज ओवरटर्न्ड बाय पार्लियामेंट in 1995 by 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जहां पे लिख दिया गया कि रिजर्वेशन में प्रमोशन, सॉरी उल्टा, प्रमोशन में रिजर्वेशन अलाउड होगा, ठीक है, बट एससी एंड एसटी कम्युनिटी, नो ओबीसी कम्युनिटी। फिर क्वेश्चन ये आया कि बैकलॉग वैकेंसी का क्या होगा, तो 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर दिया और 16 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज बी ऐड किया, जिसने कहा कि बैकलॉग वैकेंसी भी अलाउड, कैरी फॉरवर्ड रूल अप्लाई कर दिया। पिछले साल की 20 आगे कैरी की जाएगी और उसे ऐड नहीं होगा 50% कोटा में, ठीक है। एम नागराजन जजमेंट आएगा। एम नागराजन जजमेंट इस कॉन्सेप्ट को मान लेगा कि ठीक है, सही है भाई, तुम 2 प्रमोशन, कोई इशू नहीं, रिजर्वेशन 2 प्रमोशन, और उसने 3 क्राइटेरिया रख दी, बैकवर्डनेस, एडिक्वेसी, मेरिटोक्रेसी। इसको चैलेंज किया गया जरनाल सिंह जजमेंट में। जरनाल सिंह ने बैकवर्डनेस वाला क्राइटेरिया हटा दिया, एडिक्वेसी और मेरिटोक्रेसी अभी भी है। फिर बात आई कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की, तो 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, जहां पे कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को भी ऐड कर दिया गया है, ठीक है। इन टुगेदर अपने पास 16 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज ए और सब क्लॉज 4 सब क्लॉज बी, इतने आर्टिकल्स हैं जो सीनियरिटी की बात करते हैं या प्रमोशन की बात करते हैं, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर है, तो आप कोई भी एग्जाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से आप कोई भी क्वेश्चन लिख पाओगे। किसी में हिम्मत नहीं कोई ऐसा पेपर बना दे जो आपको ना आता हो। मैं तो यूपीएससी में कहता हूं तुम बना सकते हो, तुम बना लो, एआई को बोल दो मेक द टफेस्ट पेपर, आप यूं सॉल्व कर लो, क्योंकि नाउ यू नो। थोड़ा आगे चलें। इंदिरा स्वानी ने बहुत सारे बैकलॉग्स इंडिया में क्रिएट किए थे सर, जैसे कि 50% का कैप हमेशा चैलेंजिंग रहा है, समझना बहुत मजा आने वाली। अब इशू कहां था, हमें पता है इंडिया में रिजर्वेशन, अब खाली कोई अफर्मेटिव एक्शन नहीं, ऐसा नहीं सरकार कुछ अच्छा करना चाहती है, अब इट इज इन द सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स। हर गवर्नमेंट रिजर्वेशन को बढ़ाना चाहती है क्योंकि सबको वोट चाहिए। रिजर्वेशन कम करके कोई भी गवर्नमेंट सुसाइड के सिवाय कुछ नहीं करेगी, सभी को रिजर्वेशन बढ़ाना है। सब ट्राई कर रहे हैं कि जो कम्युनिटी उन्हें वोट देती है उससे ज्यादा रिजर्वेशन मिल जाए, और सबके ऊपर बैठी हुई इंदिरा स्वानी जजमेंट। उसने कहा हम आप करना देंगे तो नहीं, 50% ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे,
है ना। एक इंटरेस्टिंग केस होता है वो बताता हूं। ईयर वॉज 2018। महाराष्ट्र सरकार एक गैजेटेड नोटिफिकेशन निकालती है, मतलब एक ऑर्डर निकालती है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहती है कि अब से हमारे यहां एक कम्युनिटी है जिसे कहा जाता है मराठा कम्युनिटी। मराठा इज नॉट अबाउट मराठी, इट्स अबाउट कम्युनिटी। जैसे गुजरात में गुजराती तो सब गुजराती को कहा जाता है, बट मराठा इज एक्चुअली कास्ट इन महाराष्ट्र। मराठा इज अ कास्ट। उन्होंने कहा हमारे यहाँ मराठा कम्युनिटी ये बैकवर्ड है, हमें इन्हें रिजर्वेशन देना है, बट दिस कैटेगरी डू नॉट बिलोंग टू एसटी, एससी और ओबीसी। स्टिल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनके लिए 16% रिजर्वेशन ठोक दिया। अब आप सोचो, 15% एससी के रिजर्वेशन, 7.5% एसटी के लिए रिजर्वेशन, 27% ओबीसी के लिए रिजर्वेशन, मतलब ये हो गया 50%, 49.5। इंदिरा साहनी का कैप खत्म। अब इसमें एडिशनल आप 10% ईडब्ल्यूएस को दे चुके हो, 60%, और आप एडिशनल आप कितना देना चाहते हो, 16 और मराठा, मतलब रिजर्वेशन विल गो टू 86%। समझ रहे हैं। और इंदिरा साहनी तो क्लियरली मना कर रहा है इस बात को। इसलिए मराठा का ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो थी, इसे हाईकोर्ट ऑफ बॉम्बे में चैलेंज किया गया कि भाई साहब ये गलत है। ये इंदिरा स्वानी के जजमेंट के अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला 50% से ज्यादा कैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ लो। बॉम्बे हाई कोर्ट, अब इशू यह है, पता नहीं क्यों कोर्ट ने ऐसा किया, क्योंकि जनरली हर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की बातों को मानना पड़ता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट का हर जजमेंट हाई कोर्ट के लिए लॉ का काम करता है, हाई कोर्ट उसको चेंज नहीं कर सकता। फिर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये रिजर्वेशन सही है, चलेगा। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि बॉम्बे हाई कोर्ट खुद गवर्नमेंट के प्रेशर में आ चुकी है। हाँ, उसने कहा यार 16% बहुत ज्यादा है, एक काम करो 12% दे दो। बॉम्बे हाई कोर्ट स्लैश्ड द परसेंटेज फ्रॉम 16% टू 12%, बट हटाया नहीं। पर 12% भी इंदिरा स्वानी के तो खिलाफ चला जाएगा, 1% भी इंदिरा स्वानी के खिलाफ जाएगा। भाई ऑलरेडी हम इंदिरा स्वानी की लिमिट को ब्रीच कर चुके हैं, है कि नहीं। केस तुरंत चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जिसको हम मराठा केस कहते हैं, बहुत फेमस केस है। मराठा केस में पॉइंट ये रखे गए, सबसे पहला डिफेंस लॉयर ने, मतलब गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के लॉयर ने कहा कि देखिए सर, इंदिरा स्वानी जजमेंट ये नहीं कहता कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है, वो कहता है हो सकता है इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, और मराठा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कैसे। इन्होंने कहा सर, मराठा कम्युनिटी के ज्यादातर लोग डब्बा वाला का काम करते हैं बॉम्बे में। यू नो व्हाट इज डब्बा वाला, टिफिन बेचने का। इस पे एक मूवी बनी हुई, सीरीज बनी हुई, डब्बा कार्टेल। अब इस समय मिले देखना नेटफ्लिक्स पे, डब्बा कार्टेल बहुत अच्छी सीरीज है। बोले ज्यादातर मराठा डब्बा बेचते हैं। डब्बा बेचते हैं इसका मतलब वो गरीब है, इसका मतलब वो बैकवर्ड है। ये आर्ग्यूमेंट दे रही है सरकार। व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई साहब सुनो, तुम्हें शायद बैकवर्डनेस की डेफिनेशन नहीं पता, तुमने जो आर्ग्यूमेंट दिया है यही तुम्हारे खिलाफ। क्यों? इंडिया में आप किसी एसटी या एससी कम्युनिटी बच्चे से जाके पूछो, उनके हाथ का बनाया खाना कोई अपर कास्ट नहीं खाना चाहता, और आप कह रहे हो कि मराठा के हाथ का बनाया खाना सभी खा रहे हैं, तो मराठा बैकवर्ड कैसे हुए? लॉजिक है ना। उन्होंने कहा एसटी एससी को इसलिए बैकवर्ड माना जाता है क्योंकि आज भी उनके साथ ये भेदभाव हो रहा है। आप मजाक नहीं कर रहा, रोज का पेपर उठा लीजिए। अभी कुछ 3-4 दिन पहले हुआ, एक आंगनवाड़ी स्कूल थी, वहां पे मिड डे मील, वो जो दोपहर में खाना बनता है, वहां पे एक एससी महिला थी, वो खाना बना रही थी, सबने बॉयकॉट कर दिया। कोई खाना खाने नहीं जाता था, रोज खाना फेंकना, बेचारे को जॉब छोड़ना पड़ा। ये आज की बात कर रहा हूं, 3 दिन पहले की।
तो इट इज नॉट अ केस कि जहां हम ये कह सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो तुमने बताया ना वही तुम्हारे खिलाफ है। अगर डब्बा वाले हैं सब उनके हाथ का खाना खा रहे हैं बिना किसी हेजिटेशन के, तो दे आर नॉट बैकवर्ड, सॉरी। एंड सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताऊं, महाराष्ट्र में 17 से 18 चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। आउट ऑफ 18, 13 बिलोंग टू मराठा कम्युनिटी। अब जो यही बात हो गई कि जैसे गुजरात में पटेल खड़े हो गए थे कि हम गरीब हैं, हमें ओबीसी बनाओ। हम बोले हद हो गई यार, सब चीफ मिनिस्टर तुम्हारे, सारे होम मिनिस्टर तुम्हारे, सारे बिजनेस हाउसेस तुम्हारे, तुम गरीब हो, तो हम तो भिखारी कैटेगरी में आ गए। फिर पटेल कैसे गरीब हो सकते भाई? हाउ इट इज पॉसिबल? पटेल्स ने डिमांड रखी, ओबीसी आंदोलन चलाया था। याद ना, पटेल को ओबीसी कोटा में जाना था। सब कहते हैं पटेल की वजह से ईडब्ल्यूएस आया है। नहीं बाबू, पटेल तो खुद को ओबीसी में शामिल कराना चाहते थे, वो ईडब्ल्यूएस नहीं मांग रहे थे। पटेल कम्युनिटी ने कभी ये नहीं कहा कि रिजर्वेशन हटा दो, वो कह रहे थे हमें जोड़ लो, हम बाहर हैं। बट पटेल कम्युनिटी को जोड़ने का मतलब है एसटी, एससी, ओबीसी सबका हक मार जाना, क्योंकि भाई आप बहुत आगे हो, काफी आगे हो कम्युनिटी। हाँ, आप भेदभाव कर रहे हो, वो सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं। पटेल कम्युनिटी भेदभाव कर रही है आज। आप निकोल जाओ, किसी भी बिल्डिंग में जाओ, फ्लैट चाहिए पटेल तो मर से, बाकी ना मर, सॉरी। मैं तो देखना 5-6 साल में एक प्रस्ताव लाने वाला हूं गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली में, चेंज द नेम ऑफ निकोल टू, फ्रॉम निकोल टू पटेल नगर। ऑब्वियसली इतना डोमिनेंस है कि यू कैन नॉट हैव अ बिल्डिंग, यू कैन हैव अ फ्लैट। सरनेम के पीछे पटेल लगाना मैंडेटरी, बाकी नहीं होता। मुझे बड़ा गुस्सा है ना यार, मैं ब्राह्मण आदमी, ना तुम मुझे रिजर्वेशन देते ना तुम मुझे इज्जत देते हो, दोनों ने मिल दिया था तो चलता है। या तो इज्जत दे दो या तो रिजर्वेशन दे दो। फ्लैट दे नहीं रहे कि पटेल को ही देंगे, रिजर्वेशन दे नहीं रहे कि एसटी एसटी को देंगे, तो हम कहां जाएं? आंसर इज अपनी कम्युनिटी बनाओ। किसने मना किया है? बनाओ अपनी कम्युनिटी, बनाओ अपनी बिल्डिंग। क्या बोलना ब्राह्मण सेवा कोई अलाउड नहीं वगैरह, जोक्स अपार्ट। द थिंग इज कि मराठा दे होल्ड्स ऑफिसेस, वो गवर्नमेंट पोजीशन पे थे, चीफ मिनिस्टर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के लालच में कहती है कि ये सब तो बेचारे डब्बा वाले गरीब, इनको रिजर्वेशन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को एकदम खारिज कर दिया। फिर अच्छा, महाराष्ट्र का कोई बात नहीं, काम करो सर, इंदिरा स्वामी जजमेंट को रिविजिट कर लो खाली। मतलब इंदिरा स्वामी जो 50% कैप लगाए थे उसको हटा दो, क्योंकि अभी नेसेसिटी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा जजमेंट, देखो भाई साहब सुनो मेरी बात, तुम बहुत गलत बोल रहे हो। गलत क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास कोई डेटा नहीं है बैकवर्डनेस का, और तुम कहते हो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसलिए हम कहते हैं देयर इज नो नीड टू रीओपन इंदिरा स्वामी जजमेंट। इंदिरा स्वामी को वापस ओपन की जरूरत नहीं है, और मराठा कम्युनिटी के इस रिजर्वेशन को खारिज कर दिया। ठीक है, ईयर केम 2025, फिर से महाराष्ट्र में आंदोलन हुए मराठा रिजर्वेशन के लिए, फिर से गवर्नमेंट ने मराठा रिजर्वेशन लगा दिया। हमारे देश में यही होता है, जब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज के लिए मना करती है तो गवर्नमेंट लॉ लाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है जब तक ये लॉ कोर्ट में जाएगा, केस चालू होगा, तब तक 2-3 साल निकल होंगे। अपनी सरकार तो बच गई, फिर सुप्रीम कोर्ट मना कर देगी, फिर दोबारा बना लेंगे। कौन मना कर रहा है? हम ये तो कितनी बार भी कर सकते हैं। कितनी ऐसी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट मना करती है, पार्लियामेंट बनाती है, मना करती है, बनाती है, ये गेम चलता रहता है कंटिन्यू। हर केस में यही तो हो रहा है, देख लो। पहले सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन इन प्रमोशन मना करती है, पार्लियामेंट लॉ लाती है, फिर हाँ बोलती है, फिर ना बोलती है, ये गेम चलता रहता है। तो मराठा ने फिर से 2025 में रिजर्वेशन इंपोज कर दिया है। ये सबसे बड़ी डिमांड है, आपको पता होनी चाहिए सारी बातें। इसको मराठा जजमेंट कहते हैं। तो हेंस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिजर्वेशन इन प्रमोशन। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट इज सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट। ये अपने आप में, हाँ बेटा, okay. Okay. So your question is why we provide reservation? Either it is for economic upliftment or social upliftment, right? Okay. हमें इंडिया को थोड़ा अलग नजर से देखना पड़ेगा।
इंडिया के केस में इकोनॉमी वॉज नेवर अ ग्राउंड ऑफ ऑपरेशन। हम पैसों की वजह से कभी शोषण करते नहीं थे। भारत में गरीब से ज्यादा शोषण शूद्र का हुआ है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक गरीब आदमी सुख चैन से इस देश में रह सकता था अगर वो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य है। एक शूद्र पैसा वाला फिर भी नहीं रह सकता था। मतलब हमारे यहां द ग्राउंड ऑफ ऑपरेशन वाज कास्ट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे बेटा? इसलिए जो रिजर्वेशन पॉलिसीज आती हैं वो इस कास्ट हायरार्की को ब्रेक करना चाहती है। कि आपने जो ये कास्ट हायरार्की बना के रखी है, जब आप किसी डिप्रेस क्लास को इंपावर करोगे, उसे किसी अच्छी पोजीशन पे बैठा देखोगे, तो ऑटोमेटिक उस कास्ट के प्रति आपके मन में रिस्पेक्ट आएगी। देखिए, आपको इसके लिए समझना पड़ेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी। थोड़ा डिटेल हो जाएगा, वही समझाना चाहता हूं बेटा। 5 मिनट दीजिए। लुइस मेडिसन करके एक थिंकर हुए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी। उन्होंने एक्सप्लेन करना चाहा कि वाई अनटचेबिलिटी, ये अस्पृश्यता क्यों है। और उन्होंने कहा कि ट्रेडिशनली इंडिया की कुछ कम्युनिटीज थी जो ऐसे कामों में इन्वॉल्व थी जो काम इम्प्योर माने जाते हैं, जैसे डेड एनिमल्स को काटना, कचरा उठाना, वॉशरूम साफ करना, जूते बनाना। समझ रहे हो? कुछ कम्युनिटी उस तरह इन्वॉल्व थी। जो वो काम कर रहे थे वो काम इम्प्योर था। समझ रहे हैं? इसीलिए उसके बेसिस पे, और एक ऐसी कम्युनिटी थी जो सब अच्छे काम करती थी, जिसे प्योर कम्युनिटी कहा जाता था। तो इंडिया में ये 2 लेवल पे डिफरेंशिएशन क्रिएट हुए, एक इम्प्योर और एक प्योर। इसे कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी कहते हैं। आपको पता है, एक चमड़े उद्योग में इन्वॉल्व बच्चा ज्यादा पैसे कमा रहा था एक ब्राह्मण से, बट फिर भी उसके काम को इम्प्योर माना जाता था। ब्राह्मण जो मंदिर में बैठ के भिक्षा मांग रहा है, उसका काम प्योर माना जाता था। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये जो क्लास बैरियर है, अब हुआ क्या, रिजर्वेशन इसलिए लाया जा रहा है, जब इन्हीं में से किसी जिसको आप अपने मोरली इम्प्योर मान रहे हो, जब वो किसी ऊपर की पोजीशन में बैठेगा, उसका काम चेंज होगा, है कि नहीं? हमारे देश में क्या था सर, डिसेंट के बेसिस पे जॉब मिलती है। अगर आपका पिता मोची है तो आपको भी मोची बनना पड़ेगा। ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशन था, बहुत पुराना ट्रेडिशन था। अब हम वो ब्रेक करना चाहते हैं वाया रिजर्वेशन। हम चाहते हैं कि रिजर्वेशन दे और मोची का बेटा मोची ना बन के अधिकारी बने। जब वो अधिकारी बनेगा तो जो आपके मन में था कि मोची का बेटा गंदा है, इम्प्योर है, वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। दिस इज द मेन रैशनल बिहाइंड रिजर्वेशन। ठीक है? इट इज नॉट थियरिटिकल, इट इज प्रैक्टिकल। क्वालिटी लोगों के मेंटालिटी कैसे होंगे? ओके, लुक बेटा, इक्वालिटी 2 तरह से आती है। फर्स्ट, गांधीयन इक्वालिटी। गांधीयन इक्वालिटी कहती है सब अपने आप सुधरेंगे, सबके मन में चेंज आएगा, समाज धीरे धीरे। जैसे उसके एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। आज के जनरेशन की जो हस्बैंड्स हैं, जिनकी भी शादी की उनको पता होगा, वो पुराने जनरेशन जैसे नहीं। दे हेल्प इन किचन, दे हेल्प इन लॉन्ड्री, दे रिस्पेक्ट विमेन, दे रिस्पेक्ट देयर ऑफस्प्रिंग्स, बच्चे, है कि नहीं? न्यू जनरेशन हस्बैंड्स थोड़ा इवॉल्व हो चुके हैं अब उनके पिताजी के कंपैरिजन में। कोई लॉ तो नहीं आया था, वो इंटरनल इवोल्यूशन है। जब उस बच्चे ने अपनी मम्मी की कंडीशन देखी कि कितनी खराब है, जब उसकी मम्मी बचपन से उसे बता रही थी बेटा ये कभी मत करना, वो बड़ा होकर नहीं किया उसने, वो आज अच्छा ह्यूमन बीइंग है। गांधी कह रहे थे सोसाइटी ऐसे इवॉल्व होती है। विद टाइम समाज में इंटरनल चेंज आएगा, मोरल ऑब्लिगेशन आएगी, जब लोगों को रियलाइज होगा कि हमने बहुत गंदा कर दिया सबके साथ, अब सुधर जाना चाहिए। ज्यादातर जो आज ओपन जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं, इंटरनली बदल जाते। बट टेल मी ऑनेस्टली, क्या सच में बदल जाते? इतनी जल्दी चेंज नहीं आता है। दूसरा कॉन्सेप्ट अंबेडकर का है। बाबा साहब का कॉन्सेप्ट ये है कि इफ सोसाइटी इज नॉट इक्वल देन इंपोज इक्वालिटी आउटसाइड। समझ रहे हो? सोसाइटी इक्वल नहीं है, नो डाउट, तो जो नीचे है उसको उठा के ऊपर बैठा दो। विथ टाइम जब एक ओपन जनरल किसी एसटी को, जिसको पहले इम्प्योर मानता था, उसी के साथ उसी की ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे वो एक दूसरे को समझने लगेंगे।
हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा बैरियर क्या था पता है? ऐसा नहीं कि ओपन जनरल सोसाइटी के सभी खराब थे, सभी ब्राह्मण खराब थे। तिलक ब्राह्मण थे, तिलक का बच्चा ब्राह्मण था, गांधी वाणिया थे, इन लोगों ने सबसे ज्यादा काम किया एसटी के लिए। बाबा साहेब से 1000 गुना ज्यादा काम तो तिलक ने किया हुआ है। तिलक को कोई पढ़ता नहीं क्योंकि अपर कास्ट था ना। अगर उनको पढ़ा देंगे तो पूरा वोटिंग एजेंडा खत्म हो जाएगा। इसी में अगर हिम्मत है तो आप जाके पढ़िए तिलक को, तिलक जी के बच्चे को। कितने महान महान लोग थे जिसने एसटी एससी के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम किया है ना। बट उन्होंने एक चीज रियलाइज की थी कि इंडिया के समाज में गल्फ है, एक ऐसी खाई है जो सुवर्ण और डिप्रेस क्लास को मिलने ही नहीं दे रही। बीच में एक इंप्योरिटी की खाई बना के रखी हुई है। जब मिलेंगे ही नहीं, चर्चा ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम एक है? समझ रहे हो? रिजर्वेशन आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि वो बेचारा खुद इतनी लंबी जंप नहीं लगा सकता कि खाई क्रॉस हो, तो रिजर्वेशन उठा के उसे इस पार ला रहा है। समझ रहे हैं? जो उन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी में एंटर करेगा। और जब एक एससी कम्युनिटी का बच्चा मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आएगा, अपने टैलेंट को दिखाएगा, तब पता चलेगा कि दे आर नॉट इम्प्योर, दे आर एज मच प्योर एज वी आर। रिजर्वेशन इसलिए आता है। ये किससे भी किताबों में नहीं लिखा, ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है। अच्छा लगे तो एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। ये कॉन्सेप्ट मैंने खुद ने बनाया हुआ है, ठीक है। देख, वो डिपेंड करता है कि आपकी इंडिविजुअल मेंटालिटी क्या है। इट्स नॉट अबाउट सोसाइटी। इंडिविजुअल मेंटालिटी के हिसाब से। अब मुझे एक बात बताइए, चलिए एक सिंपल एग्जांपल, बड़ी मजा आएगी आपको ना। ये एग्जांपल ग्रामसी मैक्स का है। मान लीजिए एक ट्रेन है, आप सभी ट्रेन में ट्रैवल किया होगा कभी ना कभी, ओके। उसमें जनरल कंपार्टमेंट होता है। जनरल कंपार्टमेंट में जो सबसे पहले ट्रेन में घुस जाता है, वो अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर लेता है, कोई और नहीं आना चाहिए, ये सारी सीट मुझे चाहिए। जब वो बाहर खड़ा था तो वो अंदर जाने के लिए मर रहा था, अंदर आते उसने दरवाजा बंद किया, कोई और अंदर नहीं आना चाहिए। रिजर्वेशन यही है बेटा। रिजर्वेशन में अगर किसी कम्युनिटी को कुछ मिल रहा है तो किसी का थोड़ा जाएगा। अब जिसका जाएगा उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उसको अच्छा लगेगा। इज नॉट पॉसिबल। वो यही सोचेगा कि समाज बहुत खराब हो चुका है, समाज इनइक्वल हो चुका है। नॉट डेडलॉक। वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इस कम्युनिटी का सब फील होगी कि हमारे हक मारे जा रहे हैं। ये होगा, सबको होगा, कोई ऐसा नहीं। कितना भी संत आदमी हो जाए, जिस दिन रिजल्ट आता है मुझे भी गुस्सा आता है, हर आदमी को होता है। आप कितने संत बाहर से बनो, अंदर से जिस दिन रिजल्ट आएगा गुस्सा आएगा कि मेरा हक खा गए, ठीक है। बट ट्रूथ इज वेरी बियॉन्ड दैट। ट्रूथ इज समथिंग, हम, क्योंकि ह्यूमन इज ए ग्रीडी रेस, लालची रेस है हमारी, तो हम ऑलरेडी हक से बहुत ज्यादा खा रहे थे। अब हमें हमारा हक मिलाया जा रहा है। समझ रहे हो? जैसे मेरा एक घर है जो कि इतने बड़े एरिया में बना हुआ है, मैंने इलीगली फैला लिया था। एक्चुअली मेरा घर इतने एरिया में ही बनना चाहिए था। यही है ओपन जनरल कास्ट। जब आपका रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन में ही बहुत कम है तो आप लॉ में इतना आगे कैसे निकल गए? आप पॉलिटिक्स में हर जगह इतना आगे कैसे निकल गए? क्योंकि आपने एक समाज को अछूत बोल के निकाल दिया और आपने फैला लिया अपना पूरा घर, है ना। अब जब म्युनिसिपैलिटी आएगी, गवर्नमेंट आएगी, तो म्युनिसिपैलिटी मेजरमेंट लेके इतना तो काटेगी ना, तो दुख तो होगा। भले इलीगली फैला था, बट घर तो घर होता है। यही हो रहा है जो ओपन जनरल कैटेगरी के साथ। 23-24% पॉपुलेशन, 80% जॉब रिप्रेजेंटेशन कर रही थी सर। तो आप मुझे बता दो एक ऐसा हक है। हाँ, एक कॉन्सेप्ट तो सर वो तो हमारी कैपेबिलिटी थी, और किसी में होती वो भी हो जाते भाई। और किसी में कैपेबिलिटी तब आती ना जब आप उसे अपॉर्चुनिटी देते। एससी कम्युनिटी है, एसटी कम्युनिटी है, स्कूल जाने देते तो कम्पीट करता। स्कूल तो अलाउड ही नहीं था, साथ में आप बैठ नहीं सकते थे। नॉलेज पूरा ब्राह्मण्स ने अपने पास कैप्चर करके रखा था और वो सिर्फ क्षत्रिय को दे रहे थे। वहां पे ब्राह्मण क्षत्रिय का ऐसा नेक्सस बना हुआ था सर कि बात जाने दीजिए। इसीलिए एक्चुअली हक मारा गया था, हमने अपने लिमिट के बाहर अपना घर फैलाया था। तो जब करेक्टिव मेजर्स होते हैं तो दुख तो होता है। चलिए छोड़िए, एक सिंपल भाषा में बताता हूं। बॉडी में अगर कैंसर हो तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है।
कैंसर निकालने की जब कीमोथेरेपी करते हैं ना तो बॉडी को बड़ी तकलीफ होती है। आप रिजर्वेशन को कीमोथेरेपी समझ लो, जो हमारी सोसाइटी की इनइक्वालिटी के कैंसर को निकाल रहा है। इनिशियली बाल झड़ेंगे, दांत टूटेंगे, क्लासेस होगा ही, क्योंकि किसी की इलीगल ऑक्यूपेशन को हटाया जा रहा है। इसको करेक्टिव एक्शन कहा जाता है, सोसाइटी करेक्टिव एक्शन में। बट विथ टाइम जब ये आदमी इतने में रहने का आदी हो जाएगा अपनी लिमिट में, या नहीं भी रहे, अगर वो ज्यादा कैपेबल है तो बने आगे। इसलिए अंबेडकर ने पहले ही कहा था ना कि रिजर्वेशन अनलिमिटेड टाइम के लिए मत दो, प्रोवाइड ओनली फॉर 10 years, कि जब तक बाकी को चांस मिले तुम भी अपना घर यहां बना लो भाई, तुम अपना घर बना लो, हम मना नहीं कर रहे हैं। हाँ, बट बाद में अगर तुम दारू पी के सो गए, मैं कमा के तुम्हारा घर खरीद लिया तो मेरा है। रिजर्वेशन कह रहा है कि एक बार खाली लेवल प्लेइंग फील्ड पे आने दो। रिजर्वेशन कभी किसी की मेरिटोक्रेसी को नहीं खाता। रिजर्वेशन कह रहा है एक बार लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाने दो, एक बार आ गया उसके बाद हटा देना रिजर्वेशन, फिर जिसमें कैपेबिलिटी होगी वो आगे निकलेगा। बट उनकी कैपेबिलिटी पहले चेक तो करने दो, रियलाइज तो करने दो। पूरे आधे समाज की कैपेबिलिटी को हम खा के बैठे हैं। हम कहते हैं कि रिजर्वेशन गंदा, मेरा क्वेश्चन यार नहीं है, अभी समाज थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह इक्वालिटी आती है बेटा, और इक्वालिटी लाने के लिए थोड़ा टसल तो होगा। ऑलराइट, युवराज, दीपल, नोवेद, गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। बेटा माफ कीजिएगा, आज मेरा ध्यान नहीं रहा ऑनलाइन लेक्चर में, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बिजी हो गया था। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी बैक अगेन विद द सब क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट। वो बड़ा ही डिस्प्यूटेड टॉपिक है, बड़ी मजा आने वाली। थैंक यू वेरी मच।